दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मणी प्रकाशन के यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। उसमें 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो ये इसका चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो ग्रामीण प्रवेश के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें जो है रुक्मणी प्रकाशन में जितने भी हैं, मतलब इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हिंदी का 25 है और जीएस का 25 है, मैथ के 25 हैं, और ये फिर ग्रामीण विकास के 25 रहेंगे। तो मैं जो है हिंदी और जीएस के भी कराऊंगा जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है ग्रामीण विकास का, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो इसको उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं कि ग्रामीण प्रवेश को एंड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। और इसके पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी देखिएगा चैनल पेज पर जाकर। तो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की जो है कितनी संख्या। 10 लाखी मीन्स कि जिस नगर में 10 लाख जनसंख्या हो टोटल, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखा जाए तो टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल ऐसे नगरों की संख्या 7 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट से होगा 7। कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। तो आगरा जो है वो 10 लाख नगर के अंतर्गत आता है, 10 लाख यहाँ पे जनसंख्या है। इसके बाद प्रयागराज जो है ये भी 10 लाख के अंतर्गत आता है, यहाँ भी 10 लाख संख्या है, ठीक है। इसके बाद कानपुर का नंबर आता है, कानपुर। फिर गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद में भी 10 लाख लोग हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या वहाँ की। और इसके बाद है मेरठ, मेरठ में 10 लाख लोग रहते हैं। इसके बाद लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर भी 10 लाख लोग रहते हैं। और इसके बाद वाराणसी आता है जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या है। तो इस तरीके से टोटल 7 नगर हैं उत्तर प्रदेश के जो 10 लाख जनसंख्या है, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य अगर है तो वो है यूपी, ठीक है। यूपी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे राज्यों में देखा जाए तो। और कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 19.9 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो 1951 में तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ था। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है। कानपुर सबसे बड़ा शहर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरे स्थान पर लखनऊ एवं तीसरे स्थान पर गाजियाबाद का नंबर आता है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखा जाए जनसंख्या में तो वो इलाहाबाद है। और उत्तर प्रदेश में जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या टोटल जो है 64 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये कुछ कंक्लूजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है किसने किया था, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर ने, शिवनंदन नौटियाल या फिर विश्वनाथ मेहता ने। तो जो सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है ये शिवनंदन सिंह नौटियाल द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, शिवनंदन नौटियाल, ठीक है। और सत्यम शिवम सुंदरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका जो है भारतीय उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है भगवान शिव के प्रति सम्मान दिखाने के लिए करते हैं। सत्य का अर्थ है ईश्वर, शिवम का अर्थ है भगवान शिव, और सुंदरम का अर्थ जो होता है वो कला से होता है, ठीक है। और हिंदू धर्म के वेद उपनिषद और पुराणों में जो है इस संबंध में मत अलग अलग लेकिन सभी एक मूल अर्थ पर जो है एकमत होते हैं। अगर सत्यम शिवम सुंदरम जो है फिल्म की बात करें तो ये 1978 में बनाया गया था। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो वो थे राज कपूर जी, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन विलेज, इंडियन विलेज पुस्तक है, पुस्तक का नाम है। और इसमें बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है उनका नाम है एस.सी. दुबे, ठीक है। एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन विलेज। और इनका पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे, ठीक है। ये भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकार थे। इन्होंने जो है भारतीय ज्ञानपीठ समिति ने जो है इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और इंडियन विलेज जो है कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट भी इन्हीं की है, इंडियन सोसाइटी इनकी बुक का नाम है, और मानव और संस्कृति भी इनकी बुक का नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ किया गया। योजना से संबंधित जो भी जितने भी टॉपिक हों सारे मैंने कवर कराया हुआ है थ्योरी के पोर्शन में, चाहे वो घटना की हो या फिर यूथ पब्लिकेशन की हो या फिर परीक्षा मंथन की। तो आप लोग जाकर उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सारी योजना है। तो किसान मित्र योजना की प्रारंभ कब हुआ ये बताना है। तो किसान मित्र योजना जो है 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर इसका 2001 यानी कि बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डेट की अगर बात करें तो 18 जून, याद रखना 18 जून 2001 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है राज्य के सभी किसानों का सतत एवं सर्वांगीण विकास के लिए जो है किसान मित्र योजना चलाया गया था। योजना का उद्देश्य जो था किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति कार्य विभाग की स्थापना हो जो है कब किया गया ये बताना है। तो संस्कृति कार्य विभाग की स्थापना जो है 1975 में किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ललित कला संबंधी विविध गतिविधियों के संवर्धन एवं समन्वय है जो है 1957 में इंडोलॉजी संस्कृत एवं साइंटिफिक रिसर्च नामक एक विभाग की स्थापना किया गया। 1959 में जो है इसे सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की मतलब नाम दिया गया, ठीक है, संज्ञा दिया गया। इसके बाद 1961 में जो है 1961 में इसे भूविज्ञान एवं खनन संबंधी कार्य उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। और सबसे बाद में 1975 में जो संस्कृत कार्य विभाग इसका नाम रखा गया, जिसे बाद में संस्कृत विभाग की संज्ञा दी गई। तो इस तरीके से इसका नाम परिवर्तन होता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकबंदी का संबंध किससे होता है ये बताना है, ठीक है। चकबंदी, तो चकबंदी का संबंध बताना है किससे होता है। अब देखिए ऊसर सुधार योजना से, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से, भूमि सुधार कार्यक्रम से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चकबंदी का जो संबंध होता है वो भूमि सुधार कार्यक्रम से होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, भूमि सुधार कार्यक्रम से, ठीक है। और चकबंदी सर्वप्रथम अगर प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो वर्ष 1920 में जो है 1920 में पंजाब में जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। राज्य कौन था, पहला राज्य जहाँ पर चकबंदी प्रारंभ किया गया था तो वो था पंजाब राज्य, और डेट कब था 1920 में, ठीक है। और इसके बाद अगर चकबंदी विधि द्वारा व्यक्तिगत खेती के टुकड़ों में विभक्त होने से रोकना इसका मेन काम होता है। चकबंदी दो प्रकार की होती है, एक होता है ऐच्छिक चकबंदी और एक होता है दूसरा होता है अनिवार्य चकबंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सामान्यतः कौन सी जनजात पाई जाती है, ठीक है। तो ये बताना है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये आप लोग यूपी स्पेशल का भी मैंने कराया हुआ, आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में जो है कौन सी जनजात जो है पाई जाती है। तो देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो होता है बुक्सा जनजात। बुक्सा जनजात जो है उत्तर बिजनौर में ज़्यादा निवास करती हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। बुक्सा जनजात जो है उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं, जहाँ उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में भी ये निवास करती हैं, ठीक है। बुक्सा जनजात की अगर पॉइंट बात करें तो इन्हें ये जो है विवाह करने के लिए आज भी इनमें जो है कन्याओं को खरीदा जाता है, ठीक है। पुरुषों की तुलना में जो है इनमें महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है। बुक्सा जनजात में जो है कन्या विवाह से पहले परिवार के आर्थिक उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मिलान करना है, जो कि एक में नगर दिया है, दूसरे में उससे संबंधित उत्पाद दिया गया है, ठीक है। तो रेणुकूट में जो है ये किसके लिए फेमस है, तो रेणुकूट में एल्युमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो आंसर इसका चौथा हो जाएगा ये का, ठीक है। इसी तरीके से ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक से संबंधित ये फेमस है। मेरठ की बात करें तो ये खेल के सामान से संबंधित है। और अलीगढ़ का ताला जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसका इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस जनजाति के पुरुष जो है बड़ी चोटी रखते हैं यह बताना है, ठीक है। विशेषता, जनजातियों की विशेषताओं के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये अब इस क्वेश्चन में जो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेणुकूट, ये रेणुकूट कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र जिला का एक शहर है, ठीक है। सोनभद्र जिला का एक शहर है रेणुकूट। तो वहीं पर जो है एल्युमिनियम का कारखाना लगा हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लगा हुआ उसका नाम का हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र, जो कि 1958 में जो है हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी जो है रेणुकूट में। और रेणुकूट जो है रिहंद बांध के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि रेणुकूट में रिहंद बांध भी स्थित है, बनाया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है। इसके बाद ऋषिकेश जो उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक स्थित तीर्थ स्थल है। सोवियत संघ के सहयोग से जो है गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋषिकेश में जो है 1962
1962 में जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल का स्थापना किया गया था, और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापना किया गया था ऋषिकेश में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मेरठ जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ पर जो है मेरठ में एक भारतीय सेना की एक छावनी भी है। ठीक है, और मेरठ जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरठ का सर्राफा जो है यानी कि सोना एशिया का नंबर 1 का व्यवसाय बाजार है। ठीक है, मेरठ जो है भारत के शहरों में जो है खेल सामग्री में भी जो है सर्वोच्च निर्माताओं में से एक है। ठीक है, अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल, ठीक है, कोइल या इसको कोल भी कहते हैं। ठीक है, कोल, तो प्राचीन नाम अलीगढ़ का कोइल या कोल भी था। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे कैंची, छुरिया, सरौते आदि भी बनाने की कारखाने और ताला बनाने के लिए अलीगढ़ जो है फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के पुरुष जो है बड़ी चोटी रखते हैं? ठीक है, जनजातियों के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो उनकी विशेषता है वो जानना जरूरी है। तो बड़ी चोटी जो रखने वाले जनजात हैं वो हैं थारू। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, थारू। थारू जो है अधिकतर नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जो कि भारत के बिहार में पश्चिम चंपारण और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में ये थारू पाए जाते हैं, और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और हिंदुओं के सभी त्यौहार में जो है ये भाग लेते हैं या त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, और ये थारू जो है भाषा के अलावा नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, अवधी भाषा भी बोलते हैं। इनमें जो है स्त्रियों को संपत्ति का विशेष अधिकार होता है। इनका मुख्य पकवान जो होता है वो बगिया यानी कि ढिकरी और घोंघी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है यह बताना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो देखिए राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, लेकिन पंजाब से सीमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पंजाब, जहाँ इसकी सीमा नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल कितने प्रदेशों से लगती है? तो टोटल 9 प्रदेशों से लगती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, इतने सारे जो प्रदेश हैं वो उत्तराखंड से टच करते हैं, बल्कि इसमें पंजाब नहीं आता है। ठीक है, और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई, किस डेट में देखी गई, ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 1991 से 2001 के बीच में देखी गई थी। तो सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। और भारत की दशकीय वृद्धि जो 1991 से 2001 के बीच जो है 21.5 थी, 21.5 थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जो है 1991 से 2001 में जो है दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 25.5 थी। ठीक है, 25.8 थी, 25.8 थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 25.8। उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद की स्थापना कब किया गया ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद की स्थापना वर्ष 1976 में किया गया था। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, 1976। दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में किया गया था, और ये प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ का एक सहकारी डेयरी संगठन है, और उत्तर प्रदेश ने इसे जो है 1962 में स्थापित किया था। 1976 में स्थापित परिषद का कार्य जो है लाइसेंस, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण और उत्पादन विनियम प्रदान करना और लागू करना होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1965 में गुजरात के आनंद शहर में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, और दुग्ध परिषद की बात करते करेंगे तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा कार्यक्रम इनमें से बताना है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। ठीक है, पूरा जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर मिशन इंद्रधनुष, इनमें से बताना है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी योजना जो उनके द्वारा प्रदान किया गया था, दिया गया, तो वो योजना का नाम है पूरा। ठीक है, इन चारों योजनाओं के मैंने डिटेल में बात किया, और वहाँ से जाकर थ्योरी के घटना चक्र की थ्योरी से देख सकते हैं या फिर यूथ से देख सकते हैं, सब में इसमें योजनाओं के बारे में डिटेल में बात की हुई है। पूरा की बात करें तो पूरा का फुल फॉर्म बनता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान इसका फुल फॉर्म बनता है, और यह जो है 2003 में जो है स्टार्ट किया गया था, 2003 में प्रस्तुत किया गया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, शहरों की तरह लगातार बढ़ते पलायन तथा नियंत्रण किया जा सके, इसका एक ये भी उद्देश्य था। 2004 में जो है पूरा मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था, और जिसके अंतर्गत सड़क, बिजली, ठीक है, सड़क, बिजली, संचार, रोजगार के अवसर, यातायात संपर्क, ग्रामीण बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की ये जो है मुहिम चलाई गई थी।
ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र जो है इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, तो देखिए, गरीबी हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, सबके लिए स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था ये इंदिरा गांधी द्वारा जो है प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब की गई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की? तो ये 1975 में घोषणा इसकी की गई थी। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका पुनर्गठन भी किया गया बाद में 1982, 1986 और 2006 में 3 बार इसका पुनर्गठन हुआ। मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, और इसके बाद जीवन स्तर में सुधार, इसके बाद सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है वो शामिल नहीं, ये बताना है। तो इसमें से जो है आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रावधान शामिल नहीं है। तो पर संकट में उत्पादों को बेचने का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, ये जो है ये प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट ही सही हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने अधिनियम जो था 1986 वाला, ठीक है, 1986 की जगह ही ली है। और ये जो है 20 जुलाई 2020 से जो है ये लागू हो गया है। ठीक है, प्रभावी हो गया है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार इसमें से निम्न है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारी इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आधिकारिक अधोसंरचना के विकास में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा, ये बताना है। ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के आधिकारिक अधोसंरचना के विकास में वो कार्य कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और मनरेगा, ये तीनों जो हैं इस ग्रामीण क्षेत्रों के में आधारिक अधोसंरचना के विकास में जो है ये महत्वपूर्ण इन तीनों योजनाओं का रहा है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो ही गया, जवाहर रोजगार, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, अब जो कि हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सभी जो है केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास के लिए इन राज्य सरकारों के माध्यम से जो इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार जो है भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भूमि सुधार था जो भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो वो था जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, जमींदारी उन्मूलन जो था, जो पहले सबसे फर्स्ट टाइम जो है सुधार के लिए लागू किया गया था। जमींदारी प्रथा जो है भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 1950 में जो है 1950 के बीच ये अधिनियम बनाकर किया गया था। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जो थी, भारतीय संविधान में जो नवीं अनुसूची जो थी वो भूमि सुधार कानूनों के संदर्भ में जो है लाया गया था। ठीक है, संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक भूमि सुधार संबंधित से ही किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो 31B की बात करें तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधिमान किए जाने से संबंधित है, या फिर भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचने से संबंधित है, या फिर अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो 31B अनुच्छेद है, आर्टिकल 31B है, ये इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 31 जो था वो नागरिकों का संपत्ति का मूल अधिकार से संबंध था, जिसे संसद द्वारा अब हटा दिया गया, हटाकर उसको दूसरे मतलब रख दिया गया। अब ये अभी तक मूल अधिकार था, अब इसको कानूनन अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 31A, 31B और 31C ये निरसित नहीं किए गए, इसको नहीं हटाया गया क्योंकि इसे भूमि सुधार एवं अन्य विकास कार्यों के लिए जो है महत्वपूर्ण माना गया। 31A में उपलब्ध है कि जो विधियां बनाई जाएंगी वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक नहीं होंगी। अनुच्छेद 31A को संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, यह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग निर्मित हुए हैं, किससे निर्मित हुआ है ये बताना है। नदियों के जमाव से, या फिर कटाव से, या फिर अनुच्छादन से, या फिर पवन निक्षेपण से। इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाए, जो कि उत्तर भारत के जो मैदान निर्मित हुए हैं वो इनके द्वारा निर्मित हुए। तो उत्तर भारत के मैदान जो है गंगा यमुना मैदान कहलाता है, और वो नदियों के जमाव से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, नदियों के जमाव से। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान के निर्माण की बात सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि इन सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है, और यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। उत्तर मैदान को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला है बांगर। ठीक है, पहला है बांगर, दूसरा है खादर। ठीक है, दूसरा है खादर, तीसरा है भाभर। ठीक है, चौथा है तराई, और पांचवा है डेल्टा। तो इस तरीके से इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है ये बताना। अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उड़द में। इनमें जो दिया है चारों ऑप्शन में, इनमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन एक दलहनी फसल होती है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे जो है तिलहनी वर्ग की फसलों में रखा जाता है। सोयाबीन में अगर परसेंटेज की बात करें तो 20 से 25% जो है तेल पाया जाता है, और 40 से 45% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लगभग 100 ग्राम सोया चंक्स में जो है करीब 50 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो चना, मटर, मूंगफली आदि प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी ये बताना है। तो देखिए, कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि की बात करें तो इनमें से जरीब द्वारा अगर मापा जाता है तो वो उसको सर्वोत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, इनमें से तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जरीब द्वारा हो जाएगा। और जो है अगर बात करें तो जरीब कितने गज का होता है, तो वो होता है 55 गज। ठीक है, 55 गज का होता है। एक जरीब के एक वर्ग को जो है 1 बीघा कहते हैं। कृषि क्षेत्र को मापने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है जरीबी होती है। जरीब की मानक लंबाई की बात करें तो 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे होता है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो होती है वो 0.6 फुट होती है। ठीक है, 0.6 फुट होती है। और इसके बाद या फिर इसको अगर इंच में बात करें तो 7.92 इंच के बराबर होता है। ठीक है, आधुनिक जरीब का निर्माण जो है 1620 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। भारत में भूमि का मापन जो है दहसाला पद्धति, टोडरमल जो थे वो थे अकबर के दरबार में रहते थे, तो इन्होंने जो है इसको विकसित किया था। शेरशाह के काल में जो जरीब प्रयोग में लाई जाती थी। तो इस तरीके से इसका आंसर जरीब द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक। ठीक है, प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, किसी दिन भी नागा नहीं जाना चाहिए। अब इसके बात करते हैं कुछ पॉइंट की। तो कब शुरू किया गया था मिड डे मील? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 से ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, और मध्याह्न भोजन इसमें जो है दैनिक आवृत्ति पर इसको जो स्वच्छता पर ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल करवाई जाती है। मध्याह्न भोजन जो है 1962 में औपचारिक रूप से कहाँ पर लागू किया? तमिलनाडु ने शुरुआत किया था। विद्यालयों में जो है नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, एनपीके में किस आनुपातिक प्रयोग के संस्तुति की गई है ये बताना है। तो एनपीके मिस एन मिस नाइट्रोजन, पी मिस फास्फोरस और के मिस पोटेशियम। तो इसका मानक अनुपात जो रखा गया है वो है 4:2:1। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 4:2:1। ठीक है, ये संतुलित प्रयोग है जो कि खेतों में प्रयोग किया जाता है एनपीके का। और इसमें जो है चार रेशियो जो है नाइट्रोजन का होना चाहिए, 2 रेशियो का जो फास्फोरस का हो, 1 रेशियो का जो पोटेशियम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कृषि में ये प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताना है कौन सा इनमें से। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो होता है पलाश। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा पलाश। पलाश जो होता है वो राजकीय पुष्प है। ठीक है, और इसे जो है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है पलाश फूल को। अगला बात करते हैं तो राजकीय पशु देख लेते हैं कौन सा है। तो वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है।
अगर हम बात की राजकीय पक्षी की तो हो जाएगा सारस, अथवा इसको क्रेन भी कहा जाता है, क्रेन। ये होता है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के तो वो हो जाएगा अशोक। और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू, इसको टेसू भी कहते हैं, टेसू, ठीक है, टेसू याद रखना। राजकीय मछली की बात करें तो चीतल मछली जो होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ये आप लोगों ने देखा होगा। और इसे कब स्वीकृत किया गया? 1938 में स्वीकृत किया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे उनका नाम था सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जी थी। आंसर इसका बी पार्ट से जगह सरोजनी नायडू। ये कब से कब तक रहे? तो 1947 से लेकर 1949 तक थी, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो है राज्य तथा देश की पहली मुख्यमंत्री बनाई गई थी। सरोजनी नायडू जो है भारत की कोकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरोजनी नायडू जो है कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक पिता मानती थी। के.एम. मुंशी जो है ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। इसके बाद सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री 1963 से लेकर 67 के बीच थी। और जे.बी. कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी के वास्तविक नाम सुचेता मजूमदार था। सरोजनी नायडू की प्रारंभिक पुस्तकों की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ठीक है, प्लेनिकियम बियरर्स, तो ये सारी इनकी पुस्तकों से संबंधित है। तो ये था आज का डिस्कशन जिसका डिस्कस किया गया। देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। अपना कमेंट करके अपना फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।